नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर ये निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि बूस्टर डोज के लिए आम जन को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में ये बात कही है कि बूस्टर डोज के लिए आम जनों को जागरूक किया जाए। साथ ही मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर भी निर्देश दिया गया। मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश में बरती जाए सावधानी, ये सीएम का कहना है। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की जाए। विकास प्राधिकरण की कार्यशैली में व्यापक सुधार किए जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की, जिसमें कोविड को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना में उछाल देखा जा रहा है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर अभी की भी बात की जाए तो 5,500 हजार से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में सामने आए, जिनमें से 7 लोगों की मौत भी हो गई है। अब ऐसे में सरकार सतर्क है और साथ ही मंकी पॉक्स का खतरा अलग ही मंडरा रहा है। इसी के चलते सरकार ने कहा है कि बूस्टर डोज को लेकर जनता को जागरूक किया जाए। साथ ही कहा गया है कि मंकी पॉक्स को लेकर भी तैयारियां दुरुस्त की जाएं और कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य प्रणाली में जो भी खामियां उनमें सुधार करने की जरूरत है, उनको सुधारा जाए। बूस्टर डोज के लिए आमजनों को जागरूक किया जाए, यह बात बैठक में मुख्यमंत्री ने कही। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए और मंकी पॉक्स को लेकर कहा है मुख्यमंत्री ने कि मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश में बरती जाए सावधानी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ बैठक की, कोविड को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर भी, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आपको तो टीम 9 की आज महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कोविड को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि बूस्टर डोज के लिए आम जनमानस को आप जागरूक करिए और ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगे। देखिए, एक चीज तो ये है कि कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है और लखनऊ में खास करके रोज नए मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ये समझते हैं पूरी तरीके से कि आज जो कुछ भी ये जो संक्रमण दर है ये बढ़ी है और जो लोग ठीक हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग जल्दी रिकवर करे जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन्होंने दोनों इंजेक्शन लिए थे वो जल्द ठीक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें पूरी तरीके से सही है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है कि जल्द ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगे, आम जनमानस को डोज लगे और उनको इस बारे में बताया जाए उससे क्या क्या फायदा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि मंकी पॉक्स को लेकर संक्रमण के संबंध में उन्होंने कहा जो लक्षण, उपचार और जो जागरूकता उसको ज्यादा से ज्यादा बताई जाए और जिनको भी कोई दिक्कत हो तुरंत उनके टेस्ट किए जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो रहा इसमें कि पुलिस कप्तानों को साफ शब्दों में कहा गया जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योग बंधु हैं, उनके साथ लगातार मीटिंग की जाए। जो व्यापारी वर्ग है उनके मन में ये चीज रहे कि हमारे साथ सरकार खड़ी है और उनको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो पेयजल की समस्या यूपी के किसी भी जिले में जिला अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि कहीं पर पेयजल संबंधित कोई समस्या ना आए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अभी बीते दिनों ही उन्होंने कहा था कि पेयजल की कोई समस्या किसी भी जिले में हमें जानकारी में नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी कोई जानकारी आती है और ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो ये मान के चले इसके लिए जिम्मेदार सीधे जिलाधिकारी होंगे। और जो अवैध टैक्सी बस स्टैंड थे इनको तुरंत तत्काल बंद कर दिया जाए और जो बचे हैं उनको फिर से चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और जल्द ही कार्रवाई करके जितनी कार्रवाई की गई उसकी रिपोर्ट सीएम ऑफिस को भेज दी जाए और कार्रवाई करके और जितने हैं उनको भी सीएम ऑफिस को रिपोर्ट भेज दी जाए। और सबसे यानी कि सिद्धार्थ, साफ तौर पर यूं कहा जाए कि इस बैठक में उठाए गए मुद्दे, इनको लेकर यूं कहा जा सकता है कि सरकार एकदम सक्रिय है। जी बिल्कुल। एक सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आम जनता, IGRS
आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण में मतलब मामले जो लंबित ना रहे, कि अधिकारी जो है ये रिपोर्ट ये ना सोचे कि हमारी नजर नहीं, हमारी नजर सब पर है, और आईजीआरएस में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जो विभाग है वो तत्काल, अगर कोई शिकायत होती है तो उसको तत्काल कार्रवाई करे, और जनमानस जो आम जनता है उसको तुरंत न्याय मिले, तत्काल न्याय मिले। और एक चीज की शिकायत लगातार चाहे इनके मंत्री रहे, जब ये लोग जब दौरे पर थे तो एक शिकायत आम जनता ने की थी कि फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है, मतलब संतुष्ट नहीं रहता है जो। तो इसके लिए सीएम हेल्पलाइन, एक नई चीज ये लगातार हो रहा है कि जो आईजीआरएस की शिकायत होती है उसको लेकर सीएम हेल्पलाइन से भी पूछा जाता है कि ये बताइए आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है। अगर ये बता दिया गया ये कहीं फर्जी पाई गई तो संबंधित विभाग के अधिकारी को और उसका जो मुखिया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में बता दिया है कि अब ये समय नहीं रह गया है कि हम समय दें, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए। सिद्धार्थ, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है कि समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसी प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, जिनमें से एक सौम्य प्रसाद मौर्य ने भी एमएलसी के लिए नामांकन किया, और उस समय पर अखिलेश यादव मौजूद थे। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसी ने किया नामांकन। जो एमएलसी के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है, और नामांकन के समय पर अखिलेश यादव मौजूद रहे। शहनाबाज खान शब्बू ने एमएलसी के लिए किया नामांकन, मुकुल यादव ने एमएलसी के लिए किया नामांकन, और सोबरन यादव के बेटे मुकुल यादव हैं। जासमीर अंसारी ने भी एमएलसी के लिए नामांकन कर दिया। आपको बता दें कि करल की जो सीट है वो सोबरन यादव ने अखिलेश यादव के लिए छोड़ी थी। यूं कहा जा सकता है कि उसी के बदले में अखिलेश यादव ने सोबरन यादव के बेटे मुकुल यादव को टिकट दिया है एमएलसी का, और उन्होंने भी नामांकन भर दिया है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां चारों प्रत्याशी, साथ ही अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जासमीर अंसारी ने भी एमएलसी के लिए नामांकन कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, समाजवादी पार्टी के चारों एमएलसीओं ने नामांकन कर दिया है। अभी तक ये थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर सौम्य प्रसाद मौर्य से अलग और कौन से 3 एमएलसी के नाम होंगे प्रत्याशी के तौर पर। अब सब कुछ क्लियर है? बिल्कुल सब क्लियर हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य, शहनवाज खान शब्बू, मुकुल यादव, जासमीर अंसारी, इतने लोगों ने एमएलसी के लिए नामांकन किया। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम निकल के आया मुकुल यादव का जी। सुबह से ये नाम चल रहा था कि सोबरन यादव करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला नाम रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक सोबरन यादव ने अपने बेटे को लॉन्च किया है और उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। और अखिलेश यादव की भी एक मंशा है कि जो नए नेता है, युवा है, उनकी एक टीम बनाई जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण रहा। लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा जिनका मन टूटा है वो पुराने नेता हैं, जो ये सोचते थे कि फिर हम आएंगे। उनका कहीं ना कहीं किसी की वापसी नहीं हुई है। सब नए लोग हैं, नया चेहरा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना ये होगा कि जो ये जितने लोग जो पुराने नेता हैं, चाहे अंबिका चौधरी रहे हों, ये काफी बड़े नेता हैं सपा के, इनको कहीं ना कहीं अब साइड लाइन में है। तो अब देखना ये इन लोगों को किस तरीके से संतुष्ट किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि रामचल राजभर के बेटे का नाम लगातार चलता रहा, 2 दिन लगा। किस तरीके से रामचल राजभर अरविंद राजभर का नाम किस तरीके से हटा दिया गया, क्यों उनका नाम बदल दिया गया, ये नहीं समझ में आया। ये समझने वाली चीज होगी। कुछ दिन बाद ये समझ में आएगा कि किस लिए उनको हटाया गया। जी सिद्धार्थ, यूं समझा जाए कि अब जो ये टीम तैयार हो रही है, ये मुलायम सिंह यादव की नहीं, अखिलेश यादव की है। ये बिल्कुल एकदम सटीक है कि ये टीम अब अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव अपने हिसाब से देखिए, कितना भी विरोध हो पार्टी में, शिवपाल यादव का उदाहरण ले लीजिए, वो अलग थलग हो गए, सब लोग अलग थलग पड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने उसी फैसले पर स्टैंड करते रहे। इसी तरीके से विधान परिषद का चुनाव रहा, पूरी कोशिश हुई दबा, ऐसा नहीं, हमारे सूत्र बताते हैं लगातार अखिलेश यादव के ऊपर पूरा प्रेशर था कि पुराने नेताओं को भी ले चलाया जाए, उनको भी साथ लेके 1-2 सीटें दी जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो उनके गठबंधन के साथी थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला इसमें। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का फैसला था। एक चीज ये बता दिया गया कि आने वाले 1.5-2 सालों में कुछ सीटें खाली होंगी, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं भेज दिया जाएगा, कुछ दिन आप संगठन में काम करिए। ये चीजें हैं। तो अखिलेश यादव का एकदम साफ स्टैंड है कि वो फैसले लेंगे, जो वो फैसले लेंगे उस पर वो अडिग रहेंगे। नुकसान या फायदा, ये बात की बात है। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
बीजेपी के एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सीएम योगी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सभी को विजय हेतु अनंत मंगल कामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया एमएलसी के लिए जो बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, और उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा, सभी की विजय हेतु अनंत मंगल कामनाएं। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, उसका रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, और खबर यह है कि अनियंत्रित होकर ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तेतावी थाने के पानीपत खटीमा मार्ग की यह घटना है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार सड़क हादसों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी और जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस ने ट्रक चालक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि तितावी थाने के पानीपत खटीमा मार्ग की यह घटना है। लगातार सड़क हादसों से होने वाली मौत की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लगातार सड़क हादसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में सोचने वाली बात तमाम है, समझने वाली बातें तमाम है कि आखिर इन घटनाओं को रोका कैसे जाए, आखिर कैसे इन घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आपको बता दें के राणा जी, ये पूरा मामला तितावी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग का है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने आगे चल रहे 2 बाइक सवारों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि जो ट्रक चालक है उसको मौके पर पकड़ लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आखिर क्या पता लग पाया कि ये चारों युवक कहाँ के रहने वाले थे? जी देखिए, अभी मृतकों के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस जो है कि हालांकि वो अपनी कार्रवाई अभी कर रही है। जो ट्रक चालक था उसको मौके से पकड़ लिया गया है और मृतकों की जो जानकारी है उनकी जानकारी की जा रही है। उनके परिजनों से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लगातार एक तरफ सरकार भी चिंतित है, बैठकों में सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह सरकार के द्वारा चलाया गया, लोगों को जानकारी भी दी जा रही है लगातार, लेकिन उसके बावजूद जो अनियंत्रित स्पीड है, जो ट्रक चालक हो या कोई कार वाला हो या बाइक स्पीडिंग हो, लगातार लोगों के द्वारा इसमें लापरवाही की जा रही है, जिनकी वजह से इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं और इस तरह का जो नुकसान है, जो लोगों की जान जा रही है, वो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। शुक्रिया आपका आशुतोष, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर हिंसा को लेकर अभी भी पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। ड्रोन कैमरों से छतों पर निगरानी की जा रही है। दंगे के निशानों पर रहा चंद्रेश्वर हाथे के पास भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब तक पुलिस 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 3 पीएफआई के सदस्य हैं। वहीं वहां के माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं आपको। बीते 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद आज लगभग 6ठा दिन बीत चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका है वो अभी भी छावनी में तब्दील है। जो लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं दहशत में। हम इस वक्त खड़े हैं उसी रोड पर जहाँ पर ये पूरा जो बवाल है वो शुरू हुआ था बीते 3 जून को शुक्रवार को। हम उसी हाथे के पास खड़े हैं जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो चंद्रेश्वर हाथा है, जहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके ऊपर जो है हमला किया गया है और यहाँ पर जो उनके ऊपर घरों पर जो है पथराव किया गया है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि ये रोड है, ये पी रोड कहा जाता है ये रोड, और यहीं से जो दोनों पक्षों के बीच जो है वो पथराव शुरू हुआ था और देखते ही देखते पथराव जो है
पथराव के दौरान वहाँ पर बम भी चल गए थे और कई तरह की जो घटनाएं थी वो घटित हुई थी। आपको दिखा दें कि ये पुलिस अभी भी यहाँ पर तैनात है, लगातार यहाँ पर पुलिस तैनात है और भारी तादाद में यहाँ पर फोर्स बैठा दिया गया है चंद्रेश्वर हाथे के पास। इसके अलावा यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ हैं, एम्बुलेंस भी खड़ी है यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अभी कुछ ही देर पहले एक जो है सूचना आई थी कि यहाँ पर जो चंद्रेश्वर हाथे के में लोग रहते हैं वो जो है अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और वहाँ पर जानकारी की तो वो सूचना गलत साबित हुई, क्योंकि वहाँ के लोग कहना है कि कोई यहाँ से पलायन नहीं कर रहा और वो पुलिस के संरक्षण में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरे पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। 40 साल में कभी ये हाथा दहशत में नहीं आया। जब जिहादियों की सरकार हुआ करती थी तब भी दहशत में नहीं आया, तब भी संघर्ष किया है। एक एक व्यक्ति यहाँ दमदारी के साथ पैर जमाकर खड़ा हुआ है। यह एक समाचार पत्र समूह है जो पहले से भी इस बात के लिए मशहूर है भ्रामक समाचार प्रसारित करने के लिए। उसने एक झूठा समाचार, चोरी छिपे कुछ मातृशक्ति से बात कुछ की और उसको दिखाया कुछ और। चंद्रेश्वर हाथा से किसी भी कीमत पर कोई पलायन करने वाला नहीं है। नहीं, सुरक्षित है ही है। अरे भाई, आज तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। 10 मिनट के अंदर पुलिस ने पूरे दंगे को नियंत्रण करने का काम किया है। और खबर लखनऊ से है। कांग्रेस कार्यालय का पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया है। 5 लोगों को बिना कारण निकाले जाने से नाराज है स्टाफ। कांग्रेस कार्यालय के गेट पर ताला लगाने की तैयारी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां कांग्रेस कार्यालय के गेट पर ताला लगाने की तैयारी। 5 लोगों को बिना कारण के ही कार्यालय से निकाल दिया गया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यालय के गेट पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है। पूरा का पूरा स्टाफ बाहर आकर बैठ गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस कार्यालय पर ताला लगाने की तैयारी चल रही है। 5 लोगों को बिना कारण बताए उन्हें निकाल दिया गया, जिसके चलते स्टाफ नाराज है और उसी नाराजगी के चलते पूरा स्टाफ बाहर आकर बैठ गया है। लखनऊ से तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से खबर, कांग्रेस कार्यालय का पूरा स्टाफ धरने पर बैठा। 5 लोगों को बिना कारण निकाले जाने से नाराज है स्टाफ। कांग्रेस कार्यालय के गेट पर ताला लगाने की तैयारी। और खबर नोएडा से है कि फिर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर हुई है बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा से फिर चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। सेक्टर 135 में बने फार्म हाउस पर हुई कार्रवाई। लंबे अरसे से डूब क्षेत्र में बने हुए हैं फार्म हाउस। पहली बार नोएडा प्राधिकरण ने की फार्म हाउस पर कार्रवाई। दल बल के साथ पहुंची थी प्राधिकरण की टीम। और यह तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बुलडोजर ने फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है, धराशाही कर दिया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला है, तमाम फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया। पूरी जानकारी क्या कुछ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से नोएडा प्राधिकरण का यहाँ पे नोएडा में अवैध फार्म जो बने हुए हैं, यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। और आपको बता दें अभी हफ्ते भर पहले ही नोएडा के सेक्टर 150 और 151 में कार्रवाई हुई थी और उसमें 60 से ज्यादा जो फार्म हाउस हैं, अवैध फार्म हाउस, उन्हें तोड़ा गया था। जिसके बाद मीडिया में खबरें जब आई तो नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, उन्होंने एक्शन लेते हुए नोएडा के सेक्टर 135 नगली जो एक गांव है, वहाँ पे फार्म हाउस पे जो है अपने कार्रवाई करी और वहाँ पे शिनाख्त करी। तो जो जितने भी अवैध फार्म हाउस थे उनको देखा गया। तो आपको बता दें कि वहाँ पे आज सुबह से बुलडोजर पहुंचता था और प्राधिकरण कार्रवाई चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे फार्म हाउस थे, जैसे आपको बता दें ग्रीन ब्यूटी और फ्लोरा जो फार्म हाउस हैं, उन पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे था, जिसके बावजूद अभी कुछ ही फार्म हाउस को तोड़ा गया, लेकिन वहां से प्राधिकरण जो है वापस हो गया, क्योंकि उच्च न्यायालय का स्टे था, इसलिए अभी पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई। जी, आखिर आगे और क्या कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है, और क्या जिनके फार्म हाउस थे उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई?
जी बिल्कुल, हमारी पहले तो ओएसडी जो प्रसून द्विवेदी हैं नोएडा प्राधिकरण के, उनसे बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया था कि जो फार्म हाउस अवैध तौर पे बने हुए थे उन्हें तो तोड़ने का पूरा मतलब प्रयास किया था और उन्हें तोड़ा भी गया। लेकिन कुछ ऐसे फार्म हैं जो पिछले काफी सालों से 2005 में जिन्हें स्टे मिला था और उसके बाद 2020 में भी स्टे मिल चुका था और उनपे अभी कोई कार्रवाई लाजमी नहीं है क्योंकि उनकी दादालाई जमीन है। आपको बता दें ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस के मालिक हैं, उनसे भी हमारी बात हुई और फ्लोरा के जो मालिक हैं जो फार्म हाउस है उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पे हमें भी बताया कि उन्होंने स्टे भी दिखाया कि उनके पास स्टे है। तो इसी तौर पे जो ओएसडी की पूरी टीम है, नोएडा प्राधिकरण की पूरी टीम है, वो वहां से वापिस हो गई। लेकिन आपको बता दें 60 से ज्यादा जो फार्म हाउस है अवैध उन्हें तोड़ा गया, लेकिन ग्रीन ब्यूटी और फ्लोरा फार्म हाउस को इसलिए नहीं तोड़ा गया क्योंकि उनके पास हाई कोर्ट का स्टे था और उनकी दादालाई जमीन थी। शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और खबर कानपुर से है। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप से सपा नेता हुए लेफ्ट। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया है। कानपुर से बड़ी खबर, टीम निजाम कुरैशी ग्रुप से सपा नेता लेफ्ट। और लेफ्ट होने वालों में सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ग्रुप को लेफ्ट कर दिया है। सपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी लेफ्ट हो गए हैं। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप के एडमिन थे सपा के विधायक। व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार संबंधी पोस्ट डाले गए थे और यह तस्वीर आप देखिएगा जिसमें लिखा हुआ अमिताभ वाजपेयी, इमरान लेफ्ट हो गए हैं और साथ ही 2 नंबर और जिनके नाम नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता टीम निजाम कुरैशी ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं। सपा के विधायक। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़ गए हैं। असलम, आखिर क्या वजह है कि सपा के विधायक उसी के ग्रुप से लेफ्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो ग्रुप में सपा के जो डॉक्टर इमरान खान अध्यक्ष हैं और इसके अलावा विधायक भी जुड़े हुए थे। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद जब ये पोस्ट वायरल हुई है तो उसके बाद से सभी लेफ्ट हो गए हैं और डॉक्टर इमरान की इस पर सफाई भी आई है कि उनके पास लगभग उनके मोबाइल में 350 के आसपास उनके पास ग्रुप हैं जिसके चलते वो उन ग्रुपों को देख नहीं पाए। लेकिन जब इसकी मामले की चर्चा हुई तो उस ग्रुप को देखा तो वाकई उसमें इस तरह की चीजें आई जिसके बाद उन्होंने लेफ्ट किया है। तो वहीं अब दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई। इस पूरे मामले पर दूसरी ओर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी है, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि ये जो भी पूरा ये कांड हुआ है, जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं इसमें सपा से जुड़े लोग हैं और सपा से इसको जोड़कर देख रहे हैं। शुक्रिया आपका मोहम्मद असलम हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता के निवासियों ने पलायन की खबर को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। उन्होंने पुलिस के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। वही पूरे मामले में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने आगे आए और बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको। लगता है पूरी तरह से भ्रामक समाचार, ये उसी प्रकार से भ्रामक समाचार है जैसे चुनाव से पहले कुछ लोगों ने ये बताना चालू किया था कि कुछ अधिकारी गुपचुप अखिलेश यादव से फोन पर बात करके सेटिंग कर रहे हैं। चंद्रेश्वर हाता तब पलायन नहीं किया जब जिहादियों की सरकारें हुआ करती थी। चंद्रेश्वर हाते के लोगों ने तब साहस के साथ सामना किया जब आतंकवादियों के समर्थक सरकारें होती थी। आज तो इस प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो न्यायप्रिय सरकार है। गोंडा जिले के मुजैहना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और यह 3 बजे तक चलेगी। बीडीसी सदस्य वोटिंग कर रहे हैं। वहीं 1 घंटे का मतदान हो चुका है, जिसमें अब ज्यादा का हो चुका है। आपको बता दें कि अब लगभग 2:30 बजने वाले हैं और 11 बजे से शुरू हुआ, लगभग 3.5 घंटे का मतदान हो चुका है, जिसमें अब तक 15 बीडीसी सदस्यों ने अपना मतदान किया। यानी कि अगर मतदान के 1 घंटे बाद की बात कहें तो तब तक 15 बीडीसी सदस्यों ने मतदान कर दिया था। वही मतदान की प्रक्रिया 3 बजे तक चलेगी, यानी कि लगभग और आधा घंटा यह प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद से मतगणना होना शुरू हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।